नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हो गया है सबसे बड़ी बहस का। यूपी चुनाव में अब तकरीबन 6 महीने का ही समय बाकी है और चुनाव में विजयश्री हासिल करने के लिए धर्म को काम पर लगा दिया गया है। जी हां, धर्म को काम पर, क्योंकि इसी का सहारा लेकर अब की बार चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। ओवैसी की ही बात कीजिए, यूपी की सभाओं में वो बार बार अपने मुस्लिम और मस्जिद प्रेम को वोटरों के सामने पेश कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी मां भगवती पर अपना ज्ञान दे रहे हैं और बीजेपी तो शुरू से राम पर अपना दावा करती आई है। बहस आज इसी धर्म युद्ध पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी जी बड़े नेता हैं, एक बड़ा जन समुदाय उनके साथ में है। बीजेपी के साथ तो उनका कभी मुझे नहीं लगता है कोई संबंध हो पाएगा। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। धारा 153A, धारा 188, धारा 279 और 270 और महामारी एक्ट के तहत यूपी में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज हो गया है। यूपी के बाराबंकी में बिना परमिशन जनसभा और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के मामले में बाराबंकी पुलिस ने ओवैसी पर नगर कोतवाली में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाराबंकी की जनसभा में प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों को बुलाने की अनुमति दी थी, लेकिन AIMIM ने बाकायदा स्टेज बनाकर पूरी जनसभा का आयोजन करवा दिया। हजारों लोग शामिल हुए। आरोप ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ ओवैसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। बाराबंकी के SP यमुना प्रसाद ने बताया कि मोहल्ला चांदा में असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में कोविड-19 गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए। भाषण में कहा गया कि राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को तुड़वाकर वहां से मलबा भी हटा दिया गया। SP ने साफ किया कि ये दावा गलत है। ऐसा कह के ओवैसी ने एक समुदाय विशेष को भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा है। बाराबंकी में एक 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया किया गया था ना। योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ताईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डेमोलिशन था। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब ओवैसी के मजहबी कार्ड पर तलवारें तान रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो इस तरह के जो गुमराह करने वाले, हाहाकार मचाने वाले बयान बहादुरों पे किसी तरह का कोई भी अटेंशन नहीं देती। भाजपा और ओवैसी की पार्टी की सोची समझी चाल है। भाजपा और एक ओवैसी एक फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं जिसके जरिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता के मुद्दों पे नहीं बल्कि सांप्रदायिकता का जहर घोल के लड़ा जाए। वो केवल मुसलमानों के नाम पर एक राजनीति करता है कि उनको कैसे बांटा जाए, भड़काया जाए और लड़वाया जाए। अभी तक के इतिहास में इसके अतिरिक्त उनका कोई और रोल नहीं है। ओवैसी केवल विभेद की राजनीति करते, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। मैं ओवैसी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जिन्ना बनने की कोशिश ना करें। इधर धर्म की बिसात पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी भी राहुल गांधी को उनके वैष्णो देवी यात्रा पर पूजा पाठ के नियम सिखा रही है। आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? GST से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? आपने आज GST को मां लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया। आपने कहा GST आने के बाद मां लक्ष्मी की शक्तियां क्षीण हो गई है।
मुझे आश्चर्य होता है, चंद दिनों पहले आपने जीएसटी का कंपैरिजन गब्बर सिंह के साथ किया था। जिस जीएसटी कंपैरिजन आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज आप उसी जीएसटी का कंपैरिजन मां लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं। ये आखिर हमारी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो वैष्णो देवी में जाके मत्था टेकते हैं, वो उन्हीं शक्तियों का अपमान करते हैं। ये हो क्या है? कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं और फिर उन्हीं शक्तियों को दबाने का काम करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं, वो कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। तो धर्म की बिसात पर राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। मजहबी पिच पर सब अपने अपने बल्ले की ताकत आजमा रहे हैं। जब चुनावी तारीखों का ऐलान होगा तब सोचिए चुनावी आलम क्या होगा। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान आज इस बहस में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता और नेता AIMIM के जुड़ रहे हैं। और संगीत रागी जी RSS के विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। वारिस पठान साहब, मुस्कुरा तो आप खूब रहे हैं, लेकिन यूपी में ये कौन सा जहर घोलने की कोशिश है? जब SP इनकार कर रहे हैं, क्यों मस्जिद के नाम पर आप सिर्फ वोट बैंक के लिए, सर सिर्फ वोट बैंक के लिए, आपको भी पता है कि किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, फिर भी मस्जिद और मस्जिद के तोड़ने की बात, ऐसी बातें जिससे SP इनकार कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, आज फिर एक चीज साबित हो गई कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जब बहन मायावती ने ब्राह्मणों का सम्मेलन लगाया तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, कोई पोलराइजेशन की बात नहीं हुई। जब बीजेपी ने वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, हजारों लोगों की तादाद में लोग रस्तों पे उतर गए, तब तो कोविड का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। कब तक कोई ने बात नहीं की कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रही है मेजोरिटेरियनिज्म की। जब मोदी ने कहा कि मैं बड़ा हिंदू हूं तब कोई अपीसमेंट नहीं हुआ। जब राहुल गांधी ने कहा मैं जनेदार हूं तब कुछ नहीं हुआ। और जब असद ओवैसी और MIM ने जाके ये कहा कि हम यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं और आ रहे हैं मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, हम सबको साथ में लेके चलने जा रहे हैं, क्योंकि इतने वर्षों से 60 साल से ये तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां थी, इन्होंने मुसलमानों के वोट को तो लिया मगर मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं। आज भी 8%, 9%, 10% वाला अगर चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो क्यों नहीं 20% के अंदर से कोई बन सकता है? हम तो लीडरशिप पैदा वहां पर करने जा रहे हैं, तो हम क्या, हमारे ऊपर इल्जामात पोलराइजेशन का, हमारे ऊपर केसेस फाइल कर दिए जा रहे हैं। तो ये तो बीजेपी की बौखलाहट और घबराहट का नतीजा है। इनको डर लग गया कि ओवैसी साहब के आते इतनी रैलियों में तमाम भीड़ जब इकट्ठा हो गई, लोगों की मोहब्बत और लोग अपनी दुआओं से नवाज रहे, इनसे देखा नहीं गया तो हम पे केस कर रहे। अंजना जी बताइए, क्या संविधान ने हमको अधिकार नहीं दिया वहां पर जाकर हमारी बात रखने का? कोविड के नियम आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी के नेताओं पर तो लागू नहीं होते सर। दूसरी लहर आई हुई थी पश्चिम बंगाल में, चुनाव और चुनावी प्रचार चल रहा था, पर भी कोविड का कितनों पर केस चला सर? देखिए अंजना जी जब चुनाव आयोग ने जब संचालन कराया चुनाव का, उसमें चुनाव आयोग से अनुमति लेकर ही तमाम रैलियों का आयोजन हुआ, इसलिए वहां पर चुनाव के प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन हुआ तो निर्वाचन आयोग बैठा है, निर्वाचन आयोग शिकायत पाता और निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता। यहाँ पर जिस आपको 50 व्यक्तियों के सभा की अनुमति थी और आपने 50 से अधिक व्यक्तियों को वहां निमंत्रित कर लिया, तो स्वाभाविक तौर पर प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और उसके बाद अगर आप विद्वेषपूर्ण बातें करेंगे, सामाजिक विद्वेष फैलाने का दुष्कांड रचेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर प्रशासन का दायित्व बनता है कि इस तरह से सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उस कानूनी कार्रवाई पर इतना जो है स्यापा करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा ठीक है, इसका जवाब वो देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सुप्रिया जी के पास चलते हैं। सुप्रिया जी, आज तो खूब जमकर बरसे हैं ओवैसी साहब। उन्होंने कहा है कि शेरवानी देखिए मैं पहनकर निकलता हूं,
शेरवानी पहनने वाले नेहरू जी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आज मुस्लिमों के साथ खड़ा नहीं दिखाई देता है। ये हिंदू की जो लहर इस देश में चली है उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है कि आज मुस्लिमों की आवाज उठाने में आप डरते हैं। अंजना जी, मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है गाने के लिए, नहीं तो मैं आपको जरूर गाकर सुनाती। एक गाना है मेरा साया का, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। और एक रीसेंट पिक्चर आई थी, मुझे लगता है माधुरी दीक्षित जी की थी, उसमें भी एक गाना था, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुलाऊं क्या तूने किया जादू। ये जो चल रहा है ना लुका छुपी की नूरा कुश्ती भाजपा और ओवैसी जी के बीच में, इसका अंत होगा और इसका अंत उत्तर प्रदेश ही करेगा। ये भी आपको मैं बता दूं, बड़ी क्रांतिकारी धरती है, उतना बेवकूफ मत समझिए वहां की जनता को। ये आडंबर हाय एक केस कर दिया तो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम, ये तो बाकी धर्मनिरपेक्ष लोगों का। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ओवैसी जी को पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्णायक है, ओवैसी जी को यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की कुशासन से सारे लोग त्रस्त हैं, सिर्फ एक विशेष समुदाय या विशेष जाति या विशेष धर्म के लोग नहीं। तो वो क्यों जाकर वहां पर वोट काटने की राजनीति करना चाहते हैं? वो क्यों हर बार टीम बी बीजेपी की बनना चाहते हैं? जहां जहां भाजपा हारने लगती है वहां झोले से ओवैसी जी निकाल दिए जाते हैं। 9 सीट लड़ते हैं तेलंगाना में, 119 सीटों में लड़ने चले जाते हैं, बिहार में लड़ेंगे 403 कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये किस तरह की बातें? अगर ये टीम भी भाजपा की नहीं है तो और क्या है? ये वक्फ की लैंड की सारी बात है, ये भी सबको पता है। जो हैदराबाद की बातें हैं ये सबको पता है कि एक उन्हीं के भाई हैं जिनको जेल से निकाला गया। ये सब ये सर्वविदित है कि उनके ऊपर कभी लेकिन सुप्रिया जी, इनकम टैक्स और सीबीआई बिहार और बंगाल में किसने झोली से निकाला था? टीम बी होने का ना ढोंग। बिहार और बंगाल में किसने झोली से निकाला था? भाजपा ने। अच्छा, भाजपा ने। जी मैं जवाब, इसमें क्या आपको शक है कोई? सीमांचल की 24 सीटों पर लड़ने के लिए पहुंच गए, जब 9 सीटें लड़ते हैं हैदराबाद की और सीमांचल की सीटों पर जो उन्होंने वोट काटा और जो उनकी 5 सीटें किसी तरह से आ गई, उससे भाजपा का फायदा हुआ। ठीक है, ये अलग बात है। ठीक है, जवाब इसका दीजिए, फिर उसके बाद में अनुराग जी और संगीत जी दो घटकों में फौरन आ रही। सीधी सी बात ये है। देखिए अभी अंजना जी, अभी सुप्रिया मैडम जी ने इल्जाम ये लगाया, चलेगा मेरा साया साथ होगा। अरे सुप्रिया जी, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। राहुल गांधी को बोल दो, अभी अमेठी तो उनके हाथ से चला गया। शरद पवार साहब ने भी कहा कि कांग्रेस के अंदर हवेली तो है मगर संभालने वाला कोई नहीं। अब आपने जो हम पे इल्जाम लगाया है सुप्रिया जी कि हम जाते हैं वहां पे वोट काटते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अच्छा 2019 में छोड़ दीजिए ये तू बीजेपी की बी टीम बन के आपको क्या हम लोग बोलते हैं संविधान के लिए, ये गाना तो हमारा है संविधान के लिए कि जहां जहां संविधान चलेगा वहां हम लोग साथ में चलेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दो। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आया उत्तर प्रदेश में, हम तो नहीं लड़े, क्यों भाजपा जीत गई? आपने, एसपी ने, बीएसपी ने, तीनों ने मिलकर इतनी ताकत नहीं कि उनको हरा सको। आप में ताकत नहीं उनको हराने की और हम में ताकत है उनको हराने की, तो हमें हमारा साया तो संविधान के साथ चल रहा है सुप्रिया जी। हम तो संविधान को लेकर चल रहे हैं, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। कब तक चलेगी? अरे तो अरे आप में ताकत नहीं है, आप में ताकत नहीं है हराने की, हमें ताकत है हराने की। हमने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर आप नहीं जीत सके, लेकिन हमने 22 साल के शिवसेना के एमपी को हरा दिया है वहां पर। आप उस पाप में फिर से शामिल हो रहे हैं जो आपने बिहार में। अरे वो तो आपका फूट चुका है अमेठी में, अमेठी में फूट चुका, जाके आपको केरला से लड़ना पड़ा था चुनाव और वहां से जीतना पड़ा। कि भाजपा के पाप नहीं, बिहार में हमने किसके काटे वोट बताइए ना। हम तो 5 सीटों पे जीते 19 में से, बाकी की 9 सीट के ऊपर तो एनडीए का अलायंस जीत गया, तो हमारा क्या था उसमें? नहीं सुप्रिया जी, आपके पास मुझे पता है जवाब नहीं है, इसलिए आप मेरी बात को काटोगे जरूर, मगर मैं बोलता रहूंगा। आप सुनिए सुप्रिया जी, बात कड़वी है मगर सुनना पड़ेगा। रुकिए, मुझे बाकी 2 मेहमानों से भी एक रिएक्शन लेना। भदौरिया जी, पिछले चुनाव में ज्यादातर मुस्लिम मतदाता आप लोगों के साथ गए थे, जो गठबंधन आपने बनाया था। इस बार क्या होगा? ओवैसी जहां जहां जा रहे हैं भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वोट में कन्वर्ट हुआ तो मुझे दुष्यंत की 2 लाइनें याद आती हैं जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग नहीं है शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के। शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है
कि जनता ने उसे किस लिए चुना था, और वो इस अहम में है कि मैं सत्ता में हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप देश के अंदर में जीडीपी को माइनस में ले जाएंगे, बेरोजगारी नंबर 1 कर देंगे, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा देंगे, देश के अंदर सारे जो हमारे सरकारी उपक्रम है सब बेच देंगे, और उससे भी मन नहीं भरेगा तो जो और बचा है और लगा के उसको बेच दोगे, तो आप छोड़ोगे क्या? जो हमारी इंडस्ट्री लगी है वो भी बंद करके, चाहे अमेरिकन इंडस्ट्री हो चाहे फोर्ड कंपनी हो, सब चले जाएंगे देश छोड़ के, तो यहाँ रोजगार मिलेगा कैसे? इसके बारे में सरकार बात नहीं करेगी। लगातार अंजना जी बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों से बड़ा इस देश के अंदर में कुछ है क्या? 100 बच्चों की मौतें हो गई, भारतीय जनता पार्टी चुप है। किस पे हम बातें कर रहे हैं सोचिए आप। जिनके घर में मातम छाया होगा वो टीवी पे आज तक देखेंगे क्या? अभी आप, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी डिबेट देखेंगे क्या? जिनके घर में मातम छाया हुआ है, जिनके बच्चों की मौतें हो रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई, इसी पार्लियामेंट में सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि एक की भी मौत नहीं हुई। क्या इतना जमीर मर गया है? क्या इतना क्रूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या इतनी निष्ठुर हो गई है कि उसे जिंदगी और मौत में फर्क ही समझ में नहीं आता? किसान का सर फोड़ दो मार के, वो अगर मर रहा है 900 किसान 9 महीने से बैठा है तो मर जाने दो, हमें कोई चिंता नहीं है। मुझे तो जाति धर्म की राजनीति करनी है, मुझे तो चुनाव आया है, अब हमें तो धर्म की फसल काटनी है, जो कि वही लहरा रही है उसी को काटो। और तो हमने 4.5 साल में कुछ किया नहीं। जनता को हम कैसे मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। वो आपसे पाई हिसाब लेगी, क्योंकि आपने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को दिया क्या है? आप जहर तो बोते रहे हो, जहर तो आपने बोने का काम किया है, नफरत तो आपने फैलाई है, लेकिन दिया क्या? क्या आपने बनाया उत्तर प्रदेश को? कहां से कहा उत्तर प्रदेश को ले गए आप? कब आपने बात किया बेरोजगारी महंगाई पे? कभी आपने बात नहीं की। डीजल पेट्रोल 100 के पार, और आप मस्त मौज है, कोई चिंता ही नहीं है। जब 65 रुपए था तब आप सिलेंडर लिए सर पे लिए घूम रहे थे राजनाथ सिंह। कहाँ है राजनाथ सिंह जी? उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। कहाँ उत्तर प्रदेश के वो बाकी मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बातें करते हैं कि जीवन एक होता है, जीवन में कुछ करके जाना चाहिए, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूँ, ट्वीट करने से नहीं होता है। प्रभु कुछ कीजिए, जो आप कर नहीं रहे हो। आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो। आप सिर्फ बोलते हो। आपने किया क्या बताओ? क्या आपने किया हेल्थ व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या किया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या किया उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलाने के लिए? कहाँ है आपकी इन्वेस्टमेंट समिट जो आपने कराई थी? 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, कहाँ पे लगा हुआ बताइए आप। लेकिन आप किस मुद्दों को चर्चा में लाना चाहते हो? कौन मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, कौन मुद्दे हैं जिसपे नहीं होनी चाहिए? आप उन मुद्दों को चर्चा में लाना चाहते हो जो मुद्दे जनता के नहीं है, जो मुद्दे आपको सत्ता पाने के लालच में है। आपके मुद्दे हैं वो। ठीक है, प्रेम जी उसका जवाब देंगे। संगीत रागी जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि अनुराग के पिछले 1 साल का यदि सारे टेलीविजन की चर्चा का निष्कर्ष उपसंहार निकालेंगे तो कमोबेश यही बातें निकल करके आएगी। दूसरी बात देखिए अंजना जी, वोटकटवा पार्टी की परिभाषा क्या हो, वोटकटवा पार्टी कौन है, इसका हर पार्टी अपने अपने तरीके से व्याख्या करता है। कांग्रेस पार्टी 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर उसकी उपलब्धि शून्य है, यानी उसके एक भी विधायक जीत करके विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी, और वहां पर कांग्रेस पार्टी दूसरे पायदान पर भी नहीं है, तीसरे पायदान पर भी नहीं है, क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या दूसरे पार्टियां यदि कांग्रेस को कहती हैं कि आप एक वोटकटवा पार्टी हैं, तो क्या कांग्रेस वहां जाना नहीं पसंद करेगी? यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और इसके वैचारिक आंदोलन के प्रति यदि इतनी ही घृणा है या इसे इतना ही नाकारने की कोशिश है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये विकल्प तलाशना चाहिए। एक बात और भी गंभीर बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ऐसा क्यों होता है कि जब मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तब तो बड़ा कोई दिक्कत नहीं होती है। एक मुस्लिम वोट को एक सेकुलर वोट की कैटेगरी बना लिया गया है और हिंदू वोट को कॉमनल वोट की कैटेगरी बना लिया गया है। यदि आप हिंदू वोटों के बारे में बात करेंगे तब तो कहेंगे कि ये तो बड़ा कॉमनलिज्म है, और यदि मुस्लिम वोटों का यदि सेकुलरिज्म ये उसमें विभाजन नहीं हो, वोट बटे नहीं, यह कोशिश हो, तो ये सेकुलरिज्म का प्रयास है। ये एक अजीब सा तर्क है। मैंने तो आज तक इस बात में दम नहीं है। मैं आ रही हूँ बारिश साहब, इस बात में दम नहीं है। मैं प्रेम जी से बाद में जवाब लूंगी। इस बात में दम नहीं है। जब मुस्लिम वोटों की बात हो तब तो सेक्युलर वोट हो जाता है, उसके बंटवारे की बात, और हिंदू वोटों में कम्युनल। सुप्रिया जी, मुझे बहुत ही हदप्रभ हो रहा है कि संगीत रागी जी जो संघ की संगीत रागी जी जो संघ की बीन बजाते हैं, जो भाजपा की बातें करते हैं, आज ओवैसी जी के हिमायती बन गए।
आज ओवैसी जी की हिमायत की बात कर रहे हैं। वाह भाई, यही जो जुगलबंदी, यही जो नूरा कश्ती की मैं बात करती थी, वो आगे दिख रहा है। जो नूरा कश्ती में कह रही थी वो संगीत रागी जी खुद ही बताने लगे। अब ये ओवैसी जी के हितकारी बन गए, अब उनकी हिमायत की बात कर रहे हैं। अरे संगीत रागी जी, चैप्टर वही है, भाजपा की बात करनी है, कहां ओवैसी जी की बात करना शुरू कर दिए। गलत फिट हो गया मामला। वही मैंने बोला था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, अखियां चुराओ कभी अखियां छुपाओ, यही हो रहा है। यही नूरा कश्ती, इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं। और संगीत रागी जी, जहां तक वोट शेयर की बात रही, जहां तक वोट शेयर की बात रही, और आपने क्या क्या मुसलमानों के बाद उसके लिए बताइए, आप मुझे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है क्या मुसलमानों का? नहीं हुआ ना, लेकिन आप पूरा कर लेने दीजिए। क्या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, क्या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में बीजेपी को नहीं लड़ना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे भैया, ओवैसी जी अपने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीत जाती है, ये क्या चले भाजपा को हराने? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये जो फिक्स्ड मैच है, जहां पर हो जाता है कि दोनों पहलवान कह देते हैं कि हम दोनों को चित्र ही करेंगे, ये मैच बंद कर दीजिए। इससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है। देखिए अंजना जी, 100% बात सच है कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से। अच्छा सुप्रिया जी, जरा ठीक है, जवाब सुनिए तो सही सुप्रिया जी मेरी बात का जवाब पूरी तरह से सुप्रिया जी। ठीक है, ये प्रेम शुक्ला जी के साथ आप बात कीजिएगा। मुसलमानों के वोट तो मैं नहीं बात कर रही हूँ, क्या हो गया? एक मिनट सुप्रिया जी, सुनिए सुप्रिया जी। बीजेपी को डिफेंड करने के लिए वारिस पठान आ रहे हैं, ओवैसी जी को डिफेंड करने के लिए संगीत रागी आ रहे हैं, ये क्या हो गया है? अनर्थ हो गया है। नाम का वोट लिया और आप लोग जाके शिवसेना की गोद में बैठ गए जाके। ठीक है संगीत रागी तो यूपी में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अभी से ही तमाम पार्टियां अपने अपने नेताओं को भेज रही हैं, लेकिन इस बीच कैसे धर्म को काम पर लगा दिया गया है, इसी पर आप ये चर्चा देख रहे थे। आपने वारिस पठान साहब जवाब दे दिया था सुप्रिया जी की बातों का, लेकिन अंत में अगर 2 लाइन आप बोलना चाहें जिससे आप उनका जवाब दे सकें। बी टीम, झोली से आपको निकाला जाता है हर जगह वोट काटने के लिए। नाम पे मुसलमानों के वोट लिए। अब बताइए मुझे कि मुसलमानों के लिए आपने क्या किया इतने वर्षों के अंदर? कितना मुसलमान पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गए बताइए आपके राज के अंदर? आपने ही मुसलमानों के वोट लिए सेकुलरिज्म के नाम पर, और आपके सारे नेता जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। महाराष्ट्र में तो आपने हद ही कर दी, जाके शिवसेना के साथ ज्वाइन हो गए। वो शिवसेना जिसके चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा कि हमको गर्व है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन करने के ऊपर, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के ऊपर आपने गर्व दिखाया। वो शिवसेना के साथ शेरवानी पहनने से थोड़ी ना मुसलमानों का उत्थान हो जाएगा। जी मुझे मालूम है, मेरी बात लग रही है आपको। वारिस पठान साहब, शेरवानी पहनने से थोड़ी ना मुस्लिमों का मुसलमानों को भी बताइए। क्या नहीं हम शेरवानी नहीं, अरे हम तो मुसलमानों को एम्पावर करने क्या कर लिया हमने बिहार में, वो भी बताइए। आपने क्या कर लिया बंगाल में? आपने क्या कर लिया? आपने क्या कर लिया बंगाल में? चलिए बताइए। आपने क्या कर लिया महाराष्ट्र के अंदर? आपने क्या कर लिया बिहार में? आपने क्या कर लिया यूपी में? आप यूपी में हो क्या? आपका यूपी में कोई वर्चस्व नहीं है मैडम। मान लीजिए इस बात को, अपने दिल दिमाग में उतार लीजिए। यूपी में कांग्रेस है ही नहीं। हमारी फाइट डायरेक्ट है बीजेपी से। हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। हम योगी को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। ये लिख लीजिए आप बात। जिस वोट बैंक को लेकर ये हराएंगे योगी को, हम हराएंगे बीजेपी हम बता देते हैं आपको। लेकिन इसी के साथ सुप्रिया जी एक सवाल मेरा आपसे भी है। ये देखिए जो कुल सीटें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलाइए। 137 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिसकी वजह से आप इस तरह की खास पॉलिटिक्स देख रहे हैं। लिंचिंग में दलितों मुस्लिम, उस कॉम्बिनेशन को साधने की कोशिश है। 30% से अधिक आबादी वाली जो सीटें हैं मुस्लिम की, वो 47 सीटें हैं, और ये एक तरह से इसी वजह से ये पूरा हो रहा है। लेकिन आप लिंचिंग के मामले में दलित प्लस मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन मुझे सुप्रिया जी एक सवाल का जवाब आप दीजिए। अगर ये जो तथाकथित सेक्युलर वोट के बंटने का डर है, तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस की बात क्यों नहीं ये पार्टियां सोचती? वो तो खुद के कहते हैं कि मुझे तो सब अछूत मानती है, मैं तो चाहता हूं कि मैं भी उस गठबंधन का हिस्सा बनूं ताकि वोट ना कटे और हम बीजेपी को हरा सके।
देखिए अंजना जी, मैं दो बातें आपसे कहूंगी। असदुद्दीन ओवैसी जाकर जो भी उन्होंने भाषण दिया या उनके खिलाफ जो भी तथाकथित एक्शन लिया गया, एक वही अकेली ऐसी पार्टी है जिनके पास ईडी इनकम टैक्स नहीं आता है। बीच में मत बोलिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। अगर ये बोलना चाहते तो ये बोले, मैं नहीं बोलूंगी। आई विल नॉट स्पीक। अगर मेरा टर्न है तो मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे मेरे लीडर पर, इसलिए मैं आप पर बोल रही थी। आप चुप रहिए तो मैं बताऊंगी हमने 70 साल में क्या किया। राहुल गांधी अभी के अभी लेटर लिखकर अपना पूरा जो समर्थन दिया है वापस लेंगे शिवसेना से। लेटर लिखेंगे राहुल गांधी आज के आज, लेंगे अपना शिवसेना का समर्थन वापस, क्योंकि शिवसेना के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में खड़े रहकर कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को ढाया है। सवाल में तो दम है सुप्रिया जी ने। नहीं सुप्रिया जी, ठीक है, वारिस पठान अब जवाब सुनिए। आपने सवाल अच्छा पूछा, अब जवाब सुनिए। लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए, आवाज नीचे कीजिए। ताकत है तो सुनने की क्षमता रखिए। शिवसेना से तो अलायंस कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। अब इस दिन की कल्पना की थी आपने सुप्रिया जी? अंजना जी, मैं जो बोल रही थी, पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगी। ना आपके बीच में बोलने से ना उनके बीच में बोलने से अपनी बात बंद करूंगी। उत्तर प्रदेश में जो नंगा राज सत्ता का योगी सरकार चला रही है, चाहे वो तैरती हुई लाशें हो, चाहे वो बच्चे जो मर रहे हो इस रहस्यमय बुखार से जिसका कोई अंदाजा नहीं है किसी को उत्तर प्रदेश के बाहर, चाहे बेरोजगारों को धमकाने की बात हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अराजकता की बात हो, किस चीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है मैं ये जानना चाहती हूं। जो बड़े बड़े होर्डिंग पूरे देश में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से तो ऐसी विदाई होगी भाजपा की और योगी सरकार की कि दुनिया देखेगी। लेकिन इस पाप के घड़े में ओवैसी जी क्यों डुबकी लगाने को तैयार है, ये मैं जानना चाहती हूँ। आप दौड़े दौड़े बंगाल भी तो गए थे, आप ही के पार्टी चीफ ने इस्तीफा दे दिया था कि आप गलत काम कर रहे हैं। मैं ममता बनर्जी का सपोर्ट करता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अरे भैया, तो आप हैदराबाद में कुछ झंडे गाड़ दीजिए ना जहां से आप आते हैं। 9 सीट वहां लड़ेंगे, 403 सीट यहाँ लड़ेंगे। चुप रहिए, आप मुसलमानों के खैर खवैया नहीं है, आप भारतीयों के खैर खवैया नहीं है। सबको पता है हेलीकॉप्टर का पैसा कहां से आ रहा है। आप एक छोटी सी पार्टी है, 9 सीट लड़ती है हैदराबाद पे, कहां से आ रहा है हेलीकॉप्टर का पैसा? भाजपा की विदाई होगी, उसी के साथ चित्त मन से आप बैठे हुए मुझे समझ में आ रहा है। आप और रागी जी खुश हो रहे हैं इनको लड़ते हुए देख के, लेकिन ये बताइए ना सर, जो बुखार है, जो अन्य वजह, एक मिनट देख सकते, अन्य जो बीमारियां इस वक्त फैल रही हैं, बच्चों की परिस्थिति खराब हो रही है, इन सब पर अगर जनता ने वोट डालना शुरू किया तब क्या होगा सर? इसके बारे में बात नहीं करेगा, तैरती हुई लाशों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। निश्चित, बहुत अच्छा, इसी पर जनता ने वोट डालना चाहिए। जरा शांति से सुन लें, अब लगातार कर्कशा को जरा शांत कराएं। बताइए, इस कर्कश ध्वनि का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, भदौरिया सवाल। अंजना जी, मुझे क्या उत्तर देना है? अंजना जी, क्या मुझे उत्तर देना है या मेरी जगह पे ही दोनों बोलेंगे? बच्चों की जो हालत हो रही है, जो बुखार के अलग अलग मामले बढ़ रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छा, उस पर जनता ने वोट किया तो क्या होगा? देखिए जी, नहीं, जनता वोट करे ना, क्योंकि जनता को लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना को नियंत्रित किया, सुश्री सुप्रिया श्रीनेत जिस शिवसेना को समर्थन दिए बैठी महाराष्ट्र में, आज भी रोज 150 लोगों की मृत्यु हो रही है वहां महाराष्ट्र में। केरल में रोज जो है 300-350 लोगों की मृत्यु हो रही है, 30,000। ये बीच में क्यों चिल्ला रही भाई महिला? मैं तो उसके बीच में बोल नहीं रहा था, मैं तो संयम रखे हुए था। अंजना जी, ये किस तरह से अभद्रता अभद्र लोगों को लाती हैं आप? इतनी अभद्रता का क्या औचित्य है? क्या बौखलाहट है इस महिला को? क्या मानसिक संतुलन क्यों गड़बड़ा हुआ है? क्या संकट है? मैं तो बहुत शांति से संयम से सुन रहा था। मैं तो बीच में एक बार भी टोका टोकी नहीं किया। मैं टॉपिक पर ही बोल रहा हूँ, बीच में टोका टोकी ना करे। मैं किसी के बीच में टोका टोकी नहीं करता। मुझे लगता है इतना तो कम से कम जो है शुचिता बहस की बनाए रखें। देखिए, केरल में किस तरह से मौतें हो रही सब देख रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या दुर्दशा हुई सब। आज भी महाराष्ट्र की दुर्दशा, 4000 से अधिक मामले प्रतिदिन कोरोना के मिल रहे हैं, 150 लगभग औसतन प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। तो महाराष्ट्र का आदमी मर रहा है, उसकी तो जान की कोई कीमत है नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का आदमी तो नागरिक है नहीं, क्योंकि वहां शिवसेना को उत्तर प्रदेश शिवसेना की सरकार है और जिसको कांग्रेस ने समर्थन दे रखा है। कांग्रेस ने जिसको समर्थन दे दिया, वहां अगर लोगों की मौत हो रही हो तो बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि नरभक्षियों का दल कांग्रेस को, अंजना जी, यहाँ के पत्रकारों ने भी मान लिया है। इसके लिए जो है हमको कांग्रेस से कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां भी जिस तरह से कोरोना को नियंत्रित किया आदरणीय योगी जी ने, जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी प्रशंसा की, जिस तरह से कोरोना को लेकर टीमें बनाई गई, गांव गांव तक जाकर वहां मरीजों को देखा गया। और आज
जिस तरह से जो रहस्यमय बीमारी है उससे लड़ने के लिए स्वयं योगी जी जिस तरह से सक्रिय हैं, आप मुझे बता दीजिए ना, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इनके मुख्यमंत्री हैं, कितने जिलों का दौरा किया साहब? कोरोना में 1.5 वर्षों में सबसे अधिक मौतें, 1 लाख से अधिक मृत्यु जो है वो महाराष्ट्र में हुई है। कितने जिलों में उद्धव ठाकरे का दौरा हुआ है, जरा राहुल गांधी जी पूछकर बता देंगे। वायनाड में कितनी बार गए हैं श्रीमान राहुल गांधी? वायनाड में मौत की दरें जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से ज्यादा है, किसी भी संसदीय क्षेत्र से ज्यादा है। एक छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे भदौरिया जी और रागी जी से कमेंट आ सकती हूँ। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब। इसके बाद में अनुराग जी आपके पास, मैं इसका छोटा ही जवाब दूंगी। हाँ। उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश को जिसको नंबर 1 कहा जा रहा है, अरे प्रभु, लाशें उत्तर प्रदेश में तैर रही थी। आज वेस्टर्न यूपी नोएडा तक में बच्चे इस रहस्यमय बुखार से मर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो मौत हो रही है उसको मौत न माना जाए। का रेप होने के बाद सारा प्रशासन जुट जाता है कहने में कि रेप हुआ ही नहीं है। क्या आपको लगता है ये गलत नहीं है? क्या आपको अराजकता नहीं लगती है? क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन 26 करोड़ जनता का वैक्सीनेशन 22 लाख का हुआ है? आपको लगता है ये गलत नहीं है? राहुल गांधी का राज होता है, नरभक्षियों के राज में जो है नागरिकों की मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहना है आपका? हाँ, ये कहना है आपका? आप कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? बकवास आप कर रही है, हो चुके बकवास करती है, आपकी भाषा भी अभद्र होती है, आपका व्यक्तित्व ही अभद्रतापूर्ण है, अभद्रतापूर्ण व्यक्तित्व से भरभरी पड़ी है। किसी को अभद्रता कहते हैं माता जी, मातेश्वरी भवानी मैया अभद्रता से बाहर है। दोनों की आवाज किस तरह की बात हो गया? जल्दी से भदौरिया साहब और संगीत रागी जी को दिखाइए। भदौरिया साहब, वो कह रहे हैं कि आप एक ही बात दोहराते रहते हैं। मेरा सवाल तो ये है कि देखिए, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ये आगे बढ़ रही है, और असदुद्दीन ओवैसी वहां पर अपनी जमीन तलाशने के लिए उन्होंने जैसा बिहार में किया, बंगाल में किया, वो करने जा रहे हैं यूपी में। अच्छा, देखिए क्या मानसिकता है। अगर बेरोजगारी की बात करो तो एक ही बात दोहराते रहते हैं, क्या बात है भाई? आपने पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से कि उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें हो रही हैं, कोविड में व्यवस्थाएं नहीं थी, तो चले जाते महाराष्ट्र, चले जाते हैं वायनाड, पता नहीं कहाँ उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा आज तक को देखती है और अच्छी तरह देख रही होगी। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो ये भाग जाते उत्तर प्रदेश की बात है। मैंने उत्तर प्रदेश के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते। सुन लो उत्तर प्रदेश वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच आपके तरफ है। जब उत्तर प्रदेश में बच्चों की महाराष्ट्र के लोगों की बातें करते हैं, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में कोविड प्लीज मेरी बात, जब उत्तर प्रदेश के लोगों की बात होती है तो ये महाराष्ट्र चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड का लोग परेशान है तो ये केरला चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग तय कर लेंगे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और केरला के लिए बनी है। उन्हीं के बारे में। अरे तो भदौरिया जी आवाज नीचे कीजिए सबकी। भदौरिया जी, आप भी एक टेंट लगा देते हैं बच्चों के इलाज के लिए, क्या करना चाहिए बेहतर उस पर काम कर ले। आप लोग तो ब्राह्मण सम्मेलन से फुर्सत नहीं है। ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, धर्म और जाति के आधार पर सम्मेलन करते फिर रहे हैं आपके नेता, तब आपको नहीं समझ में आता है कि आप जाति को प्रमोट कर रहे हैं। अरे तो सुन तो लीजिए, सबसे ज्यादा समाजवादी लोग ही गांव-गांव में है जो बच्चों को लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, नहीं तो एम्बुलेंस भी नहीं दे पा रहे हैं। अरे तो जो आप हम लोग को रोज 6 बजे बताते हैं सर, कोई कंधे पे टांग के, अरे जो रोज 6 बजे हम लोग को सिखाते हैं, अरे भदौरिया जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अनुराग के साथ जो आप हम लोग को शाम 6 बजे रोज सिखाते हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं आप गुरु दक्षिणा आपको दे दें कि आप कोविड पर बात कीजिए, आप बीमारी पर बात कीजिए, वो जाके अपने नेताओं को भी दे दीजिए। ब्राह्मण सम्मेलन बंद कराइए सर। वो जो कराते बिछी है, लोगों के खाने का इंतजाम हो रहा है, वहां पर कोशिश कीजिए कि बच्चों का इलाज हो पाए। अंजना जी, ये सब अंजना जी, तो सरकार किस लिए है? सब काम विपक्षी करेगा तो सरकार ब्राह्मण सम्मेलन कीजिएगा। सरकार नहीं, हम कहाँ ब्राह्मण सम्मेलन, हम जनता के साथ हैं। जनता क्या नाम दिया आपने उसको? में मदद कर रहे थे, बच्चों की मौतें हो रही, तब भी एम्बुलेंस लेके समाजवादी लोग। अंजना जी मेरी बात तो सुन लीजिए। जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं आप लोग, अरे मेरी बात तो सुनिए। समाजवादी लोग ब्राह्मण सतीश मिश्रा जी से डर के जो लग रहा है आपको ब्राह्मणों को, लीजिए बौद्धिक सम्मेलन, अब बात सुन लीजिए, अब मेरी सेंटेंस सुन लीजिए। आप ही बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा। हम बौद्धिक सम्मेलन भी कर रहे हैं, हम वहाँ बच्चों के लिए एम्बुलेंस लगा के दौड़ भी रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं। यही तो है कि समाजवादी कोविड में भी मदद करे, बच्चों की समस्या हो, उनकी मौत हो रही तो मदद करे, समाज में अन्याय हो रहा है जिन वर्गों के ऊपर उनके साथ खड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी, वो आएगी जाति धर्म की बात करेगी। हमको बस यही आता है, अगर बच्चों की मौत की बात करोगे तो महाराष्ट्र भाग जाएंगे, अगर यहाँ पे बोले कोविड काल में तो पंजाब भाग जाएंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के लोग मरते रहे, हमें कोई काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। रागी जी, अन्य पार्टियों पर जितना भी आप हंस लीजिए, लेकिन जो परिस्थिति बच्चों को लेकर और ये जो बुखार एक के बाद एक हो रहे हैं जिसमें अलग अलग वजह बताई जा रही है, ये बड़ी समस्या बन सकती है आने वाले दिनों में। ये क्यों हो रहा है?
ये इसका अंजना जी, सरकार होगी ना। अंजना जी, उत्तर प्रदेश के अंजना मुख्यमंत्री जी, उलट खटोला अंजना लेके जी, घूम रहे हैं हवा में। बड़ा ठीक है, बोलने दिलचस्प दीजिए मामला है। रागी जी को अंजना जी, बड़ा दिल अंजना जी, अंजना जी, बड़ा दिलचस्प मामला है। जो पार्टी अखाड़े से बाहर है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अखाड़े से बाहर है, और वो पार्टी जो है वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पराजय मिलेगी जिसका कोई पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा हो। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के हाथ में समाजवादी पार्टी साइकिल जो है वो हाथ के साथ खड़ी थी पिछले चुनाव में। दोनों ने पिट गए। अब दोनों अलग अलग लड़ते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि दोनों कहाँ रहेंगे। तीसरी बात देखिए, इसी को दुर्दशा कहते हैं सुप्रिया जी। आप अपनी बी टीम की बात करिए ना, तो हिमायत कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट और हिंदू वोट दोनों के बीच में एक पेंडुलम की तरह दौड़ती है। कर्नाटक में जाती है तो हिंदू वोट के लिए ये करती है। यदि उत्तर प्रदेश पेंडुलम तो आप दौड़ा रहे हैं, पेंडुलम तो आपका दौड़ रहा है ओवैसी जी, और आप ब्राह्मणों के लिए कहती है कि हम ब्राह्मणों की पार्टी है, हमारे ब्राह्मण नेता है, राहुल गांधी ब्राह्मण है। मेरे दिल में कभी कौन कुछ रहता है, वो चल रहा है, वो आप और ओवैसी जी के बीच में चल रहा है। जो है ना, सबको पता है आप क्या कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल सबको पता है ओवैसी की जी यहाँ स्थिति क्यों लाए है। गए। लेकिन ओवैसी जी को मैं ये कहना चाहती हूँ, गए तो आप बंगाल भी थे, मोदी जी को वहां से खदेड़ दिया गया, तो अब आप आए उत्तर प्रदेश में भी योगी जी भी खदेड़े जाएंगे और आपका तो अस्तित्व ही खत्म ठीक है, हो बहस जाएगा। अनंत है। यूपी के चुनावों की अभी से ही एक के बाद एक प्लानिंग चल रही है, और उस प्लानिंग में धर्म की बिसात बिछ चुकी है। मुस्लिम प्रेम तो दिखा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी खुलकर, लेकिन जब वो मस्जिद, मंदिर, इन बातों को उठाते हैं तो उकसाने का मामला बन जाता है। केस दर्ज हो गया। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।